हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। तो फ्रांस में पहुंचे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनको सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। और पेरिस पहुंचने पर यानी फ्रांस पहुंचने पर फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर ने आगवानी की। एक इंपॉर्टेंट बात है, इस पर भी बात होगी। नेवी के लिए फाइटर जेट खरीदने का पूरा प्रस्ताव पारित हो गया है केंद्र सरकार के द्वारा। यूरोपीय संसद ने मणिपुर को लेकर काफ़ी टिप्पणी की है और प्रस्ताव पारित किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मणिपुर वाला जो मुद्दा है वो फैलता जा रहा है। हालांकि भारत ने कहा है कि ये आंतरिक मामला है, दखल न दे। इस पर भी बात करेंगे। दिल्ली में बाढ़ है और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूटता जा रहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर बात करेंगे चंद्रयान-3 के बारे में जो लॉन्चिंग है। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स वीडियो अगर आपने नहीं देखा है देखना जरूर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। 600 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के, आगे जो भी तमाम एग्जामिनेशन होने वाले हैं उन सब में बहुत काम आएगा। और हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन कि बीपीएससी बिहार टीचर जो एग्ज़ामिनेशन है, बड़ी भर्ती है, उसके लिए टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हो चुके हैं। तो लगातार टेस्ट सीरीज़ आते जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है जाएं ऐप पर और वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहाँ जांच सकते हैं कि कैसी तैयारी चल रही है उनकी। और भी एग्ज़ामिनेशन जो है ना, जैसे सीजीएल के एग्ज़ामिनेशन आने वाले हैं, उन सब का भी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन होगा, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया है फ्रांस का। तो इसका नाम क्या है? इस सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है? तो आंसर होगा द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ठीक है, ये है नाम उस सर्वोच्च सम्मान का। जैसे भारत में भारत रत्न है सर्वोच्च सम्मान जो सिविलियन अवार्ड है, उसी तरह से फ्रांस का है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। तो ये इंपॉर्टेंट बात ही, आपको नाम ध्यान रखना है इस अवार्ड का। तो न्यूज़ भी देख रहे हैं और फोटोग्राफ भी दिखा देना चाहता हूँ। ये फ्रांस के राष्ट्रपति जो हैं वो उनको ये सम्मान दे रहे हैं और साथ में ये रहे बड़ा फोटो भी ये रहा। कब मिला अवार्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को? तो 13 जुलाई की रात को फ्रांस का ये सर्वोच्च सम्मान। और ये सम्मान पाने वाले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले भारतीय पीएम बने। ठीक है, ये अवार्ड क्यों दिया जाता है, किनको दिया जाता है? तो ये अवार्ड जो है ना, वो नागरिक या सैन्य क्षमता में राष्ट्र की सेवा में जो उत्कृष्ट योग्यता है उसके लिए दिया जाता है। इसके अलावा फ्रांस की सरकारी जो वेबसाइट है उसमें ये लिखा है कि विदेशियों को भी दिया जा सकता है उनको ये अवार्ड यदि उन्होंने फ्रांस की सेवा जैसे सांस्कृतिक या आर्थिक प्रगति में कुछ योगदान दिया हो। फ्रांस द्वारा समर्थित जो कई सारे प्रयास हैं, जैसे मानवाधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, मानवीय कार्रवाई, तो इसके अलावा राजनयिक जो पारस्परिकता है, संबंध है, उसको देखते हुए भी ये अवार्ड दिया जा सकता है। फ्रांस की विदेश नीति का समर्थन करने के लिए अगर कोई राजकीय यात्रा पाता है तो उनको भी ये अवार्ड दिया जा सकता है। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण अवार्ड ये दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और हाँ, पसंद आ रहा हो लाइक बटन जरूर दबाना। तो क्वेश्चन होगा, फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर का नाम बताएं जिन्होंने बेस्टिल डे समारोह के विशिष्ट अतिथि यानी गेस्ट ऑफ ऑनर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की आगवानी पेरिस एयरपोर्ट पर की है। तो इम्पॉर्टेंट है, कई बार आप फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम तो आपको याद होगा लेकिन प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं याद रहता है। ठीक है, तो यहाँ इनका नाम क्या है? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि उन्होंने आगवानी की है। ठीक है, जिन्होंने विशिष्ट अतिथि की आगवानी की पेरिस के एयरपोर्ट पर। तो इनका नाम है एलिजाबेथ बॉर्न। ठीक है, एलिजाबेथ बॉर्न, ये रही एलिजाबेथ बॉर्न। और ये जब हवाई जहाज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का वहाँ पेरिस में पहुँचा तो सामने खड़ी थी ये एलिजाबेथ बॉर्न जो फ्रांस की प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, तो 13 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचे थे पेरिस में। रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत किया गया और गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। ओके, अब सवाल होगा आपके मन में कि फ्रांस में ये प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो राष्ट्रपति हैं, क्या इंडिया की तरह तो नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर ही पावरफुल हो? तो नहीं, ऐसा नहीं है। भारत में औपचारिक रूप से तो राष्ट्रपति
इस देश के प्रमुख हैं, ठीक है, लेकिन जो कार्यकारी अधिकारी है, सारा काम है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। तो सारा पावर यहाँ इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के हाथ में, लेकिन वहाँ उल्टा है। वहाँ पर राष्ट्रपति जो है वो प्रमुख है और उनके अंडर में प्राइम मिनिस्टर उनके निर्देशों पर काम करते हैं। मतलब मेन फैसला वहाँ फ्रांस में राष्ट्रपति ही लेते हैं, राष्ट्रपति ही प्रणाली है वहाँ पर और राष्ट्रपति ही सब कुछ करते हैं। उनके अंतर्गत ये प्राइम मिनिस्टर काम करती हैं, जैसे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मान लीजिए, इस तरह का ओहदा है। मतलब उदाहरण दे रहा हूँ मैं। तो 14 जुलाई को यानी आज ही वहाँ पर फ्रांस में बेस्टिल डे परेड है और उसमें भारतीय जो तीनों सेनाएं हैं वो सब पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण बात ये रही। और कुछ और चर्चा कर लूँ जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब भारत और फ्रांस स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को 25 साल पूरे हुए हैं दोनों देशों के बीच में, ठीक है। और इससे पहले मोदी से पहले 2009 में पूर्व प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ऐसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने बेस्टिल डे इवेंट में उन्होंने शिरकत की थी और गेस्ट के तौर पर, चीफ गेस्ट के तौर पर या कहें विशेष अतिथि के तौर पर वहाँ पर वो पहुँचे थे प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के मनमोहन सिंह, और अब पहुँचे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो वहाँ पर देख रहे हैं फोटोग्राफ मिलने के बाद, मैक्रोन से मिलने के दौरान ये कंधे पर हाथ डाले हुए हैं इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। तो ऑफिशियल हाउस जो है उनका एलसी पैलेस कहते हैं, वहाँ पर प्राइवेट डिनर भी होना है और द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है। अच्छा, इस दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर जो भारतीय मूल के लोग हैं उनको संबोधित भी किया और 4 ऐलान भी किए उन्होंने उस दौरान। ये सारे ऐलान हैं इम्पॉर्टेंट, जैसे फ्रांस में तमिल कवि और संत तिरुवल्लुवर उनकी प्रतिमा लगेगी। दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा, जैसा कि उनकी बातचीत वहाँ के राष्ट्रपति से हुई है, वहाँ की सरकार से हुई है, उसके बाद उन्होंने कहा कि फ्रांस में मास्टर्स यानी पीजी डिग्री लेने वाले, कोर्स करने वाले जो भारतीय स्टूडेंट हैं उनको 5 साल का लॉन्ग टर्म पोस्ट स्टडी वीज़ा दिया जाएगा, यानी फ्रांस देगा। इससे पहले ये केवल 2 साल का ही दिया जाता था, लेकिन अब 5 साल का दिया जाएगा। तो ऐसा फ्रांस की गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से वादा किया है। तीसरी बात क्या है कि फ्रांस की सरकार की मदद से मार्सिले एक जगह है, वहाँ पर एक नया वाणिज्य दूतावास भारत का खोला जाएगा, यानी काउंसलेट खोला जाएगा। चौथी बात क्या है कि भारतीय जो है ना फ्रांस में भी यूपीआई के जरिए डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, इस पर हालांकि अभी एग्रीमेंट होना है। मुझे लगता है कि आज हो जाना चाहिए ये एग्रीमेंट। और भी कई बातें हुई हैं, तो क्वेश्चन अगला लेते हैं, फिर और बताते हैं आपको। केंद्र सरकार ने इंडियन नेवी के लिए फ्रांस से किस लड़ाकू विमान को खरीदने की मंजूरी दी है? किसके लिए? इंडियन नेवी के लिए लिया जा रहा है। तो आंसर होगा इसका रफाल एम, ठीक है। एम का मतलब हुआ मरीन। यहाँ पर रफाल एम नाम का ये जो फाइटर प्लेन है वो इंडिया परचेज कर रहा है। किसके लिए? नेवी के लिए। 26 रफाल एम खरीदे जाएंगे और न्यूज़ मेरे बगल में देख रहे हैं आप। देखिए, भारत और फ्रांस के बीच में राफेल एम का सौदा होने जा रहा है, फाइनल हो जाएगा और ये नौसेना के बेड़े में शामिल होगा। और ये जो पुराना वाला राफेल है ना, जो इससे पहले लिया गया था, उसकी तुलना में दोनों अलग है। राफेल एम का जो एयर फ्रेम है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि एयरक्राफ्ट कैरियर उस पर लैंड कर सकता है, बहुत छोटे से रनवे पर वो लैंड कर सकता है, ठीक है। तो ये फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, और इसको ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया गया है किसके लिए? एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए। क्यों चुना गया एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए इस राफेल एम को ही क्यों चुना गया? बहुत सारी कंपनियां हैं और बहुत सारे, ये देखिए इतने तरह के ये सब भी विमान, 2 और भी देख रहे हैं। मिग का भी एक समुद्री फाइटर जेट होता है, उसके लिए भी होता है, लेकिन यही रफाल एम क्यों चुना गया? तो इम्पॉर्टेंट बात है। देखिए, मामला ये है कि रफाल एम जो है ना उसको दसॉल्ट एविएशन ने ही बनाया, और भारत से पहले राफेल एम को ग्रीस, इंडोनेशिया, यूएई, इन सब की जो नौसेनाएं हैं ना वो प्रयोग कर रही हैं। तो ये अचानक ये नहीं फैसला हुआ। मामला ये भी है कि पहले कई सारे जहाज़ों के भी
टेस्टिंग हुई थी। अमेरिकी फाइटर जेट जो नेवी के लिए इस्तेमाल होता है वो भी इस पर टेस्टिंग किया गया था, लेकिन नौसेना ने जो रक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी तो उसमें उसका ये कहना था कि राफेल एम जो है ना वो इंडियन नेवी की ज़रूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकता है। अब अगला क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उस पर बात करते हैं। उससे पहले बताऊं कि जो भी मैं बोल रहा हूं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में PDF अवेलेबल है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, वहां पर लिंक आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। और एक मेंबरशिप प्लान भी है, बहुत मामूली सी रकम है और उसके ज़रिए आपको 1 साल तक करंट अफेयर्स का PDF मिलता है, वो भी वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली इस मेंबरशिप के साथ। और वो भी कई तरह के PDF होते हैं, 1 लाइनर भी होता है, MCQ होता है, MCQ नोट्स भी होता है और इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं। तो अभी जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं जैसे CGL है, इसके अलावा कई और एग्जामिनेशन है जैसे बिहार का जो टीचर का है वो सब टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं। UPSC, BPSC, UPPSC, कई सारे SSC के तमाम एग्जामिनेशन टेस्ट सीरीज़ हैं। तो इस मेंबरशिप के जरिए ही आप ये सब कुछ कर सकते हैं, बहुत मामूली सी रकम है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, ऐप के थ्रू ये सब कुछ मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन होगा दोस्तों, यूरोपीय संसद यानी यूरोपियन पार्लियामेंट ने किस भारतीय राज्य में हिंसा रोकने के आह्वान का प्रस्ताव पास किया है 13 जुलाई को? तो इसका आंसर होगा मणिपुर, ठीक है। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं किस तरीके से निंदा की गई है यूरोपीय यूनियन के पार्लियामेंट के द्वारा, BJP के विचारों पर भी ये बात वहाँ पर कही गई है। मामला ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो ना वो पेरिस में फ्रांस पहुँचे, उससे कुछ वक्त पहले ही फ्रांसीसी शहर, कौन सा शहर है, स्ट्रासबर्ग, तो वहाँ पर यूरोपीय संसद बैठी। वहीं पर यूरोपीय संसद की बिल्डिंग है, किस जगह पर है, तो स्ट्रासबर्ग में। एक बार मैं लिखा हुआ दिखाता हूँ, ठीक है। ये स्ट्रासबर्ग एक जगह है, यूरोपीय संसद का मुख्यालय वहीं पर है, बिल्डिंग वहीं पर है और इसका प्रशासनिक कार्यालय वैसे लग्जमबर्ग में है, ठीक है। तो ये 13 जुलाई की बात है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुँचे, उसे कुछ ही मिनट या घंटे पहले ये प्रस्ताव पारित किया गया और इस प्रस्ताव में आरोप ये लगाया गया है, कहा गया है कि मणिपुर में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति असहिष्णुता के चलते ये हिंसा के हालात पैदा हुए हैं। और इस प्रस्ताव में चिंता जाहिर की गई कि राजनीति से प्रेरित विभाजनकारी नीतियों से इस इलाके में हिंदू बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रस्ताव में कहा गया कि अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति असहिष्णुता के चलते मणिपुर में हिंसा के हालात इतने ज़्यादा पैदा हुए हैं। तो ये माना जा रहा है कि मणिपुर हिंसा को लेकर भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव जो है ना वो एक तरह से बनाने की कोशिश यूरोपीय संसद ने की है। संसद ने अपने प्रस्ताव में और क्या कहा यूरोपीय, उसने ये कहा कि मणिपुर में हिंसा, जान माल की जो हानि है और संपत्ति का जो विनाश है उसकी वो निंदा करते हैं। और यूरोपीय संघ की जो संसद है वो उसने ये कहा कि BJP के प्रमुख सदस्यों के द्वारा जो राष्ट्रवादी बयानबाजी की जा रही है उसकी भी वो निंदा करते हैं। यहाँ तक पार्टी का भी नाम लिया यूरोपीय संसद ने और कहा कि भारत के साथ साथ अपने संबंधों के केंद्र में मानवाधिकार और लोकतंत्र के मूल्यों को रखा जाए, ऐसा कहना है यूरोपीय संसद का। अच्छा, कई सांसदों ने ईसाइयों पर जो हमले हो रहे हैं वहाँ पर मतलब मणिपुर में, तो उसकी भी निंदा की और ये भी कहा कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो ना AFSPA उसको वहाँ से वापस लिया जाए और इंटरनेट सर्विस को बहाल किया जाए। तो काफ़ी तीखी टिप्पणी है ये भारत को लेकर और ये उस वक्त हुआ जब फ्रांस में है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फ्रांस के ही एक शहर में ये संसद आयोजित की गई। अब भारत ने क्या किया, भारत ने बहुत तीखा जवाब दिया है इस मामले पर मणिपुर हिंसा को लेकर और यूरोपीय पार्लियामेंट में जो भी चर्चा हुई है बहुत सख्त रुख अपनाया है भारत ने। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, क्या नाम है उनका, अरिंदम बागची, तो उन्होंने बयान जारी किया है और कहा है कि यूरोपीय पार्लियामेंट में मणिपुर पर जो चर्चा है और जो रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया गया है यह कदम सीधे तौर पर भारत के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी है। साफ कहा इंडिया ने कि हम इसे कॉलोनियल माइंडसेट यानी गुलामी या औपनिवेशिक मानसिकता मानते हैं
मतलब ये है कि गुलामी और औपनिवेशवाद जो है ना वो 50 साल पहले तो पीछे छूट गया, लेकिन अभी तक माइंडसेट वही चला आ रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत जो है ना वो जुडिशरी समेत हर स्तर से मणिपुर के हालात को संभाल रहा है, अमन और भाईचारा कायम करने की कोशिश कर रहा है। और महत्वपूर्ण बात कही कि हमारी यूरोपीय यूनियन को सलाह है कि वो अपना वक्त अपने अंदरूनी मामलों को बेहतर बनाने में खर्च करें, इधर उधर ना देखें, भारत की ओर ज़्यादा दखलंदाजी ना करें। तो ये इंडिया ने ये कहा है पूरे तौर पर, सीधे तौर पर, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, लेकिन पूरी दुनिया में ये खबर बहुत ही चल रही है इस मुद्दे को, क्योंकि यूरोपीय संसद जो है ना वो क्या है, यूरोपीय संघ का एक संसद है, 27 देशों का एक समूह है यूरोपीय संघ, जो आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक के रूप में काम करता है, और इसका लेजिस्लेटिव बॉडी है यानी विधायी निकाय है जो कि है यूरोपीय संसद। हालांकि यूरोपीय संसद के पास उतनी अधिक लेजिस्लेटिव पावर नहीं है जितनी कि इसके जो मेंबर कंट्री हैं उनके संसदों के पास है। यूरोपीय संसद का मुख्यालय स्ट्रासबर्ग फ्रांस में है, प्रशासनिक कार्यालय लक्समबर्ग में है। कहाँ पर आयोजित होता है? आमतौर पर महीने के 4 दिन स्ट्रासबर्ग में ही फ्रांस में आयोजित किया जाता है, इसकी सभा की जाती है। लेकिन कभी कभी ब्रुसेल्स में भी एडिशनल जो सेशन है वो आयोजित किए जाते हैं, और संसद की समिति भी है इसकी, तो उसकी बैठकें मुख्य रूप से ब्रुसेल्स, बेल्जियम, इन सब में की जाती है। तो यहाँ तो हम लोग ने ये समझ लिया कि यूरोपीय संसद ने क्या किया है, इंडिया ने क्या प्रतिक्रिया की, और यूरोपीय संसद क्या है इसके बारे में आपने समझ लिया। अब बात कर लेते हैं जो मणिपुर में यह हिंसा है उसमें क्या अपडेट है। तो सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट भेजी है स्टेट ने, और उसने कहा, ये लेटेस्ट खबर है, 10 जुलाई की खबर है। तो उसमें ये कहा गया है कि 142 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक, 17 मिसिंग है मणिपुर वायलेंस में। अब ये मणिपुर में कब से ये हिंसा चल रही है? 3 मई से 2 समुदायों के बीच में यानी मैतेई और कुकी के बीच में हिंसक झड़पें चल रही हैं। मैतेई समुदाय लंबे समय से एसटी के दर्जे की मांग कर रहा है, और हाईकोर्ट ने इसके पक्ष में फैसला सुनाया था, और उसके बाद फिर कुकी समुदाय ने एक प्रदर्शन किया था विरोध में, और फिर तब मणिपुर में हिंसा भड़क गई थी बहुत बड़े पैमाने पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये है मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है यहाँ पर। इस पर मैंने जो हिंसा है ना उस पर काफ़ी डिटेल में मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी, मैप के थ्रू, हिस्ट्री क्या है, जियोग्राफी क्या है, उसका वजह क्या है, ये क्या क्या मामला है, संवैधानिक क्या क्या मामले हैं, उस पर सब कुछ मैंने डिटेल में बताया है। तो मणिपुर का मुद्दा लगातार खिंचता जा रहा है, तो ऐसे में आपके एग्जामिनेशन के लिए ये समझना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मणिपुर की बात कर लें, वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन बीरेन सिंह हैं, गवर्नर हैं अनुसुईया उइके, राजधानी इम्फाल है। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं चंद्रयान 3 के बारे में, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है, तो वहाँ से ये चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग है। वैसे मैं इसके बारे में डिटेल में कई सारे क्वेश्चन के साथ MCQ कल का जो करंट अफेयर्स होगा उसमें बताऊंगा मैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दूं जो ज़रूरी है। तो किस रॉकेट से ये लॉन्च? तो ये लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी LVM-3 से ये लॉन्च हो रहा है। कितने दिन की यात्रा होनी है? तो 41 डेज़ लगेंगे चांद तक पहुंचने में। चांद पर कब पहुंचेगा? तो 24 या 25 अगस्त तक ये जो चंद्रयान 3 है वो पहुंच जाएगा। कहाँ पर चांद पर कहाँ पर लैंड करेगा, उतरेगा? तो चांद के साउथ पोल में यानी दक्षिणी ध्रुव में ये लैंड करेगा, और सॉफ्ट लैंडिंग होगी इसकी। क्या होगी? सॉफ्ट लैंडिंग होगी, और अगले 14 दिन ये रोवर लैंडर जो है ना वो घूमेगा वहाँ पर। लैंडर जाएगा, उसमें से एक रोवर निकलेगा, आगे मैं सब एनिमेशन के थ्रू बताता हूँ, और फिर कई सारे परीक्षण करेगा, और रोवर के चलने से के पहिए से जो निशान बनेंगे वो चंद्रमा की सतह पर बनेंगे, उससे उसकी तस्वीरें भी लैंडर भेजेगा। तो वो इस तरह का बनाया हुआ है जिसमें भारत का जो राज चिन्ह है अशोक स्तंभ, वो सभी निशान दिखाई देंगे, ठीक है। लैंडर में 4 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कौन कौन से?
तो एक से ये चंद्र कंपन यानी मून क्वैक, जैसे पृथ्वी पर हम लोग क्या कहते हैं, अर्थ क्वैक कहते हैं भूकंप को, तो वहाँ हम कहेंगे चंद्र कंपन। तो उसको मापेगा कैसे, कितनी आ रही है, कंपन कितना हो रहा है। दूसरी बात यह है कि पता लगाया जाएगा कि चंद्रमा की सतह जो है वो किस प्रकार गर्मी को अपने अंदर प्रवाहित होने देती है। तीसरी बात, प्लाज्मा एनवायरनमेंट का पता लगाया जाएगा वहाँ पर। चौथी बात कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में दूरी की बिल्कुल सटीकता मापी जाएगी। तो ये है अपना LVM यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3। उससे जब जाएगा वो चंद्रमा के पास पहुँचेगा और फिर ये इस तरीके से ये जो लैंडर है वो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और इसके बाद यहाँ से अब देखिए इस तरह से लैंडिंग हो जाएगी और फिर इसी में से एक दरवाज़ा खुलेगा और वहाँ से रोवर उतरेगा। वहाँ की स्थिति के बारे में, उन सब की चीज़ों के बारे में ये बताएगा। और इसमें कई सारे जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं, जो मैंने 4 बातें बताई थी, वो सब मापेगा पूरा, ठीक है। और ये पूरा एक्सपेरिमेंट ये सब होने जा रहा है। ये कंपन कैसे हो रही है उसके लिए ये एक चीज़ें हैं। वहाँ पर एनवायरनमेंट कैसा है, प्लाज्मा एनवायरनमेंट, उसके बारे में ये पता लगाएगा। इसमें सेंसर लगे हुए हैं और ये जो सेंसर है वो क्या करेगा, वो डिस्टेंस बताएगा कि पृथ्वी और मून के बीच में एग्जैक्ट कितना डिस्टेंस है। एग्जैक्ट डिस्टेंस हमारे लिए जानना ज़रूरी है आगे आने वाले वक्त के लिए, जो भी प्रयोग होने हैं उन सब के लिए। और ये है रोवर। ये रोवर जो है ना वो चलेगा उससे निकल कर, और ये रोवर जो है ना वो लैंडर्स से कनेक्टेड रहेगा, इन्फॉर्मेशन देगा। और ये जो है ना वो ऑर्बिटर को, ये जो ऑर्बिटर है उसको इन्फॉर्मेशन देता रहेगा और फिर वहाँ से पृथ्वी पर इसरो को इन्फॉर्मेशन आती जाएगी। और ये जो रोवर है ना जो चलेगा, तो उसके बाद आप देखेंगे कि इसरो के निशान भी छोड़ता जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए, वो मैं कल के वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको जानना जरूरी था वो सब मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 15 जुलाई को। और ये एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन इन इंडिया, उसके द्वारा ये दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी, ठीक है। तो 15 जुलाई 2021 को पहली बार ये मनाया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, GST काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनो पर टैक्स 18% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 18% से बढ़ाकर। आंसर है 28%, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST काउंसिल की मीटिंग हुई है 11 जुलाई को, और इसमें ये फैसला लिया गया है कि ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग, कैसीनो पर 28% टैक्स लगा दिया जाएगा। पहले 18% लगता था। कुछ और भी इम्पॉर्टेंट फैसले हुए हैं GST काउंसिल के द्वारा। तो कैंसर की एक दवा है डिनोटुक्सीमैब, तो उसके इंपोर्ट पर लगने वाला जो GST है उसको हटाने की मंजूरी दी गई है। SUV MUV पर 22% सेस लगाने का फैसला किया गया। सेडान कार को 22% सेस के दायरे से बाहर रखा हुआ है। बिना पके हुए स्नैक्स पर GST 18% से घटाकर 5% किया गया, ठीक है। इमिटेशन और जरी धागे पर GST 12% से घटाकर 5% किया गया है। प्राइवेट कंपनियों की ओर से जो सैटेलाइट की लॉन्चिंग होगी उसकी जो भी सर्विस होगी उस पर GST की छूट दी गई है, ताकि भारत में जो स्पेस इंडस्ट्री है वो और तेज़ी से फले फूले। रेयर डिजीज जो है ना उसमें इस्तेमाल होने वाले जो फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पज़ है यानी FSMP, तो उस पर अब GST नहीं लगेगा। सिनेमा हॉल में खाने पीने की जो बिल हैं, चीज़ें हैं, और उस पर जो GST लगता है उसको कम करने की सिफारिश को भी मंजूरी मिली है। तो 18% के बजाय 5% GST लगेगा, ठीक है। तो ये GST के इम्पॉर्टेंट फैसले हैं जो कुछ इम्पॉर्टेंट है। GST परिषद के बारे में आप बताऊँ, 33 मेंबर हैं। इसके अध्यक्ष होते हैं देश के वित्त मंत्री जो अभी हैं निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन लेते हैं, दिल्ली में देखिए बाढ़ ने 60 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो क्यों तोड़ा है? तो कई सारी बातें हैं, तमाम जो न्यूज़पेपर में ये सब बातें हैं। एक तो अप्रत्याशित बारिश हुई है, दूसरी बात है यमुना में सिल्ट बहुत है, सिल्ट मतलब गाद, और तीसरी बात है अवैध निर्माण से नदी की चौड़ाई
कम हो गई है। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है। ज़्यादातर इलाके में पानी है, भरा हुआ है पानी, यमुना का पानी पूरा फैला हुआ है और लाल किले तक ये पानी पहुंचा हुआ है, तो देख रहे हैं। निचले इलाकों में लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ की टीमें वहां पर लगाई गई हैं। इतना पानी है कि ये देख रहे हैं आप। दिल्ली में अगर आप होंगे तो आप तो समझ रहे होंगे, बाहर के लोग इस स्थिति को देख सकते हैं। कार के छत पर यह व्यक्ति बैठा हुआ है। तो जो प्रमुख कारण जो तमाम द हिंदू इंटरनेट एक्सप्रेस में ये बातें बताई गई हैं, पहली बात कि अप्रत्याशित बारिश हुई है, मानसून का सीज़न है और औसत से 62% ज़्यादा बारिश हुई है। इसकी वजह से क्या हुआ है कि हरियाणा में जो हथनीकुंड बैराज है वहाँ से पानी को ज़्यादा छोड़ना पड़ा है। अगर ऐसा ना किया गया होता तो वहाँ पर तबाही मच सकती थी। बैराज अगर टूट जाता तो सारा पानी एक बार में बहता और दिल्ली के लिए बुरी हालत हो सकती थी, उसके बह जाने की भी स्थिति होती। तो वो अपनी क्षमता से पानी ज़्यादा रख नहीं सकता है, तो उसे पानी छोड़ना पड़ा। और दिल्ली में बारिश ज़बरदस्त हुई थी, उसका भी पानी था। दूसरी बात क्या हुई, ये जो आप देख रहे हैं यमुना रिवर, तो हथनीकुंड बैराज से लेकर दिल्ली के बीच में 180 किलोमीटर की दूरी है और पहले इतनी दूरी तक पानी पहुंचने में 24 आवर लगते थे, लेकिन इस बार बहुत जल्दी पानी आ गया। बड़ी वजह यही है कि यमुना में गाद जमा है, सिल्ट जमा है और इसकी वजह से उसकी जो गहराई है ना वो घटती चली गई है, गहराई कम होती चली गई है। अब गाद हटेगा कैसे? जब आप नेचुरल फ्लो रोक देंगे तो फिर गाद उसका तो निकलेगा नहीं, हटेगा नहीं, यानी सिल्ट जो है ना वहीं रहेगा। नेचुरल फ्लो मतलब वो अपने फ्लो से तो बह नहीं रही है। जब गर्मी आती है तो पतली सी धारा हो जाती है, नाले जैसी दिखती है यमुना। तो जगह जगह बैराज डैम लगा के आपने उसको रोक दिया। अच्छा, जब रोका तो सिल्ट हटाने के लिए आपको अप्राकृतिक रूप से खुद ही उड़ाही करनी चाहिए थी। नदियों को पूरा जो गहरा बनाना चाहिए था। इस तरह का प्रोजेक्ट है ऑलरेडी, तो उस पर काम होना चाहिए था, वो काम नहीं हुए। दिल्ली में बहुत सारे पुल और बने हुए हैं, तो उसके पिलर के आसपास भी सिल्ट जमा होता रहा और इसको हटाया नहीं गया। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि नदी के वाटर कैचिंग का जो पावर है ना, पानी को समाहित रखने की जो क्षमता है वो कम हो गई। तो पानी, नदी जो है खुद ही ऊपर उठ चुकी है, गहराई बहुत कम है। तो ऐसे में क्या होगा, उसमें जो पानी आएगा, जितना पानी वो पहले आज से 10 साल 20 साल या 25 साल या 30 साल पहले जितना पानी वो नदी रख सकती थी, वो पानी अब नहीं रख सकती। तो फिर पानी क्या होगा? दिल्ली के चारों तरफ फैलेगा। अवैध निर्माण भी हुआ है दिल्ली में और हरियाणा से लेकर वो दिल्ली तक। दिल्ली में ही आप देख लीजिए ना, कितने खेल गांव बसा हुआ है, पूरा नदी में ही बसा हुआ है। ठीक है, मंदिर है, अक्षरधाम मंदिर कहाँ है? नदी में ही है। ये तो कुछ उदाहरण है। इसके अलावा आप देख लीजिए पूरी नदी पर इंक्रोचमेंट है। अब नदी जो गर्मी में जहाँ बहती है, लोग सोचते हैं कि नदी बस यहीं पर है जहाँ तक गर्मी में बह रही है, लेकिन एक्चुअल में नदी तो काफ़ी चौड़ी है ना, बह नहीं रही है। उसका जो बाढ़ का एरिया है वहाँ तक वो नदी है, लेकिन हम लोगों ने और सरकार ने ये समझ के इसको इंक्रोच कर दिया और इसको पतला बना दिया। ठीक है, तो यहाँ तो ये हिमालय से निकलने वाली नदी है। हिमालय से निकलने वाली नदी का क्या दिक्कत है? वहाँ से गाद बहुत आता है, मिट्टी बहुत आती है, और वो गाद और मिट्टी नदियों में अगर उसका नियमित प्रवाह नहीं होगा तो वो जम जाएगी, वहीं रह जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग और बहुत सारे लोग उसकी तुलना गंगा और यमुना की तुलना करने लगते हैं टेम्स नदी से। अब टेम्स नदी जो है ना, उसमें गाद नहीं निकलता है, वहाँ क्या नेचर अलग है, और यहाँ हिमालय से निकल रहे हैं। हिमालय कच्चा पहाड़ है, कच्चा पहाड़ का मतलब कि मिट्टी है। तो नदियाँ आती हैं, वहाँ से पानी आता है नदी का, तो फिर गाद लेके आता है और गाद यहीं भरा रहता है। तो नतीजा ये है कि दिल्ली अभी डूबी हुई है। स्थिति पूरी बड़ा भयावह है और आगे आने वाले वक्त में फिर दिल्ली के अलावा जो वहाँ से पानी आगे बढ़ेगा तो उधर मथुरा, आगरा और होते हुए बाढ़ की स्थिति और आगे बढ़ती चली जाएगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एलोन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी शुरू करने का ऐलान किया, तो इसका नाम क्या है? आंसर होगा XAI। तो उन्होंने भी एक कंपनी बना ली है
और वो चाहते हैं कि चैट जीपीटी जो है ना उससे भी बड़ी और बेहतर कंपनी ये बन सके। अब देखिए एक विडंबना ही है कि चैट जीपीटी जब शुरू हुआ था, ओपन एआई कंपनी ने शुरू किया था बनाना, तो उसमें शुरुआत में $10 करोड़ एलन मस्क ने लगाए थे और फिर बाद में वो उस कंपनी से बाहर आ गए थे। लेकिन हाल के महीने में देखिए कि चैट जीपीटी दुनिया में काफ़ी लोकप्रिय हो चुका है। अगला क्वेश्चन, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 15 जुलाई को। ठीक है, 15 जुलाई को ये मनाया जाता है और थीम क्या है? परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना। इंग्लिश में कहेंगे इसे स्किलिंग टीचर्स, ट्रेनर्स एंड यूथ फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर। और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ये घोषित दिवस है। अब इन्फॉर्मेशन है कि राजस्थान में सरकारी नौकरियों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी जो कर रहे हैं युवा, उनके लिए बेहतर खबर है कि अब क्या होगा कि बेरोजगार युवकों को एक बार ही फीस भरनी होगी, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा इसके लिए। उसके बाद सरकारी एग्ज़ाम के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना होगा राजस्थान की ओर से, जो भी एग्ज़ामिनेशन होंगे उन सब में। और राज्य के तमाम जो भी डिपार्टमेंट की भर्तियां होंगी उसमें वो भर सकेंगे जो भी क्वालिफिकेशन होगा उसके अनुसार। तो बार बार फीस हर बार देने की ज़रूरत नहीं है और ये केवल राजस्थान के मूल जो अभ्यर्थी हैं उन्हीं के लिए होगा। दूसरे राज्यों के जो स्टूडेंट हैं, जो परीक्षार्थी जो वहाँ जाकर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये सुविधा नहीं होगी। तो अच्छा कदम एक मुझे लगा तो आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो तमाम राज्य काफ़ी फ़ीसें ले रही हैं। 1,000 2,000 तक फीस जो है ना एग्ज़ामिनेशन के लिए एप्लीकेशन फ़ीस है, तो बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों ये था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल का वीडियो देखना मत भूलना, उसमें चंद्रयान 3 के बारे में कई सारे क्वेश्चन होंगे, डिटेल होगा आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए। और हाँ, मेंबरशिप प्लान है, अगर आपने नहीं लिया है देखना ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बाय।